हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि अब इस रिसोर्स में आगे पढ़ना शुरू करेंगे, वो है लैंड रिसोर्स। इससे पहले जो है कि हम लोग किस तरह से जो रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग कैसे किया जाए, कैसे जो है कि उसको बचाया जाए, ये चीज़ पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्स होता क्या है, ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है हम लोगों को, लैंड रिसोर्सेज, भू संसाधन। भू संसाधन ये भूमि, लैंड धरती, भूमि, इसको पढ़ना है। जिस पर हम लोग रह रहे हैं, प्रकृति जो धरती हम लोगों को प्रदान की है, यह एक सीमित मात्रा में है। अब किस तरह से यह संसाधन के रूप में हमारी मदद करती है, और अगर यह संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में हमारी ये मदद कर रही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है यह धरती, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी को बचा के रखा जाए, ताकि इस पर समस्याएं न आने पाए, क्योंकि यही हमारा एकमात्र जीवन का साधन है। चलिए देखते हैं क्या क्या इस पे है, इस रिसोर्स पे। तो यह धरती जो लैंड रिसोर्स है हमारी मदद किस तरह से करती है, तो इकोनॉमिकली मदद करती है हमारी इकोनॉमिक के बेस पे, अर्थात ये जो है किसी पे हमारे जितने भी जीवन के क्रियाकलाप चलते हैं वह सब इसी धरती पर ही चलते हैं। हमारे इंडस्ट्री होंगे, चाहे हमारे घर होंगे, चाहे आने जाने का साधन होंगे, जो भी सब है इसी पर है। दूसरा है ये नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हमें यह मिली हुई है। धरती पर जितने भी रिसोर्स हमें मिले हुए हैं, जो भी सिस्टम बन रहा है, सब के सब कैसा है, नेचुरली है, नेचुरल है। अब इसमें इस नेचुरली रिसोर्स में क्या क्या है, वेजिटेशन है, जो वन है, जंगल है, यह सब रिसोर्स पृथ्वी पर है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु जितने भी है वो भी इसी पर है। ह्यूमन लाइफ, हम लोगों का भी जीवन इसी पर है। ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन, आने जाने का साधन, सड़कें वगैरह बनी हुई हैं, वो सब भी इसी पृथ्वी पर है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, बातचीत करने का माध्यम, हम दूसरे न्यूज़ हमारे तक किस तरह से आते हैं, ये भी कहाँ पर हैं, इसी पृथ्वी पर ही बने हुए हैं। मोबाइल टावर इसी पर लगे हुए हैं, सड़कें वगैरह इसी पर बनी हुई हैं। और हमारा जीवन या जंगली जीवन या वहाँ पे वनस्पतियाँ सब कहाँ पर पाई जाती है, इसी प्राकृतिक रिसोर्स अर्थात लैंड रिसोर्स पर ही पाए जाते हैं। अब ये अपने भारत का जो है कि पृथ्वी को यहाँ पर दिखाया गया है, तो चेक कर दे लें कि अपने भारत की जो पृथ्वी कितने हिस्सों में बटी हुई है, क्या क्या मेन यहाँ पर पाया जाता है, जो कि हमारी किसी न किसी तरह से हेल्प ही करती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एरिया है इसका लगभग 43% वो किस चीज़ का है, कि 43% एरिया प्लेन्स हैं, यही समतल भूमि है। अब ये समतल भूमि पर वन पाए जाते हैं कुछ, उसके बाद इसी पर हम लोग अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे सड़कें हैं, या जो नदियाँ कहीं माउंटेन से निकल कर चलती है, वो भी इसी में बहती हैं। तो ये इस प्लेन में सब कुछ सिस्टम हमें मिल जाता है। दूसरा है ये 27% प्लेट्यू पठार है। 27% प्लेट्यू पठार। पठार का मतलब क्या होता है कि ऐसी ज़मीन जैसे कुछ दूर तक वह क्या रहेगी, प्लेन रहेगी, उसके बाद वह ज़मीन ऊपर उठ करके फिर प्लेन हो जाती है। जैसे कुछ ज़मीन तो प्लेन तो है ही है किनारे की, लेकिन उसके बाद वाले में वह थोड़ी सी आगे जाने के बाद कुछ ऊपर उठी हुई फिर प्लेन की तरह से बन जाएगी और फिर ढलान हो जाएगा। तो ये उठी हुई जो ज़मीन होती है इसी को प्लेट्यू बोला जाता है। और इस प्लेट्यू के ऊपर क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, तो मिनरल्स, जो मेटल वगैरह हैं, पेट्रोलियम है, ये सब पाए जाते हैं। फॉसिल्स फ्यूल, कोयला वगैरह जो पाए जाते हैं, ये सब सबसे ज़्यादा इसी पर पाए जाते हैं। और इस पर फॉरेस्ट भी, जंगल भी सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब कि यह हमारे इन्वायरमेंट को बचा के रखता है, यही सबसे ज़्यादा जो है कि इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। उसके बाद है 30% पर्वत, माउंटेन है। 30% भारत में लगभग 30% क्या है, केवल माउंटेन है। अगर ये माउंटेन है तो क्या हमारे जीवन में यह किसी तरह से हमारी हेल्प करते हैं, क्या हमारे लिए ये जो है कि रिसोर्स का काम करते हैं, तो हाँ ये करते हैं। कैसे, इसमें से ही जो नदियाँ निकलती है इस प्लेन्स में बहती है, वह शुरुआत इसी माउंटेन से ही होती हैं नदियाँ। उसके बाद इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि यह टूरिज्म का भी काम करती हैं।
और उसके बाद यह इकोलॉजिकली एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इसमें वन और यहाँ पर जो है कि सिस्टम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से पाए जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है हम सबका कि लैंड यूटिलाइजेशन, भू उपयोग। भूमि का कितना भाग है जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। फॉरेस्ट, जितने एरिया में जंगल है वो एग्रीकल्चर से दूर हो गया है। उसके बाद कुछ ऐसी ज़मीन है जिस पर कि एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, कल्टीवेशन का कार्य नहीं होता है। वो किस तरह की ज़मीन है, वो बैरन है, जो कि बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन है। बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो वेस्ट पड़ी हुई है, उस पर जो है कि एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है। और जो ज़मीन बची हुई है उस पे हमारे घर हैं, सड़कें हैं, इंडस्ट्री है, ये सब हैं, तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर का काम नहीं हो पाता है। तो ये सब ज़मीन बचती जा रही है। फॉरेस्ट हो गया, और दूसरा क्या था कि बैरन या वेस्टलैंड या फिर होम रोड इंडस्ट्री, ये सब ज़मीन निकल जाती है। अब क्या बचा है, दूसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ये ऐसे है, इस पर भी खेती नहीं कर सकते। तो इसमें क्या रहा होगा, जो दूसरी कुछ ज़मीन है छूट जाती है, जैसे चारागाह के लिए हो जाए, ग्रेजिंग जो लैंड्स छोड़ी जाती है जानवरों के लिए, मवेशियों को चरने के लिए, वह हो गया। और जैसे रिवर वगैरह बह रही है वह हो गया। तो इस तरह से भी बहुत सी ज़मीन हमारे निकल जाती हैं। उसके बाद फैलो लैंड्स हैं। फैलो लैंड्स मतलब जो परती छूट जाती है। परती ज़मीन किसको बोला जाता है, फैलो लैंड्स। जैसे कि जो हमारे एग्रीकल्चर के रूप में तो बेस्ट है, अच्छी है खेती, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर खेती नहीं की जाती है, उसको कहा जाता है फैलो लैंड। तो ऐसी हमारी बहुत सी ज़मीन है जिसमें साल भर खेती नहीं होती है, 5-5 साल तक खेती नहीं होती है। तो ऐसी भी ज़मीन हमारी बची हुई है। तो यह है भू उपयोग के लिए कितनी ज़मीन हमारी छूट जाती हैं। अगर इसमें जितनी ज़मीन छूट जाती है तो कृषि के लिए कितना ज़मीन यहाँ पे बच जाती है, तो लगभग पूरी ज़मीन का जो हमारे पास सेफ बची हुई है उसका 54% ही हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। इसमें से भी ये तो एवरेज हो गया। तो एवरेज का मतलब सब जगह 54% जो है कि नहीं होता है काम। तो फिर कितना कितना जो है कि लगभग, जैसे आपका पंजाब हरियाणा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कितना परसेंट होता है, 80% होता है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर यह देखा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाए और मध्य अरुणाचल प्रदेश हो जाए, आपका कुछ एरिया मध्य प्रदेश का, आसाम का, तो उन सब जगहों पर ज़्यादातर कितनी परसेंट लगभग खेती होती है, तो वहाँ पे 10% होती है। तो सबका एवरेज मिला करके कुल टोटल जो है कि भूमि पर 54% ही एग्रीकल्चर का कार्य होता है। बाकी इस रूप में निकल जाते हैं, इन सब पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। अगला हम सबका टॉपिक कौन सा है कि लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेशन क्या होता है, भूमि निम्नीकरण। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, संरक्षण के उपाय। तो इसके बारे में स्टडी करें, इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि ये क्या होता है। लैंड डिग्रेशन, ऐसी ज़मीन जिस पर जो है कि खेती न की जा सके, एग्रीकल्चर का काम न किया जा सके, जो एग्रीकल्चर से दूर होता जा रहा है, उसी को कहा जाता है लैंड डिग्रेशन। अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या रीज़न होते जा रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर वाले खेत जो ज़मीन हो रही है वो कम होती जा रही, किस तरह से, डिफॉरेस्टेशन से वो ज़मीन कम होती जा रही है। लगातार जो जंगलों की कटाई होती जा रही है तो उससे भूमि निम्नीकरण बनता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन नंबर 1 कारण। दूसरा है इसके ऊपर जो नदियाँ बह रही हैं, बड़े बड़े नाले हों या फिर जो है कि तालाब हो, या जब पानी की व्यवस्था रोकी जा रही है तो जितनी ज़मीन उसमें खर्च हो गई है, जितनी एरिया वो कवर कर लिया है, उस पे जो है कि एग्रीकल्चर से ये दूर हो गया है। माइनिंग का काम हो रहा है, जितनी जगह पे माइनिंग हो रहा है, खुदाई का काम, खनन हो रहा है, कोयले का खनन, पेट्रोलियम का खनन, इस तरह से जहाँ जहाँ हो रहा है उतनी ज़मीन वो निकल गई, वहाँ पे डिग्रेशन हो रहा है, निम्नीकरण। फिर इंडस्ट्री, आज ज़्यादातर जितने तेज़ी से हम लोगों का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लालच में उतने तेज़ी से कंपनियां वगैरह बनती जा रही हैं।
हमें पता है कि हम लोग ज़्यादातर लगभग 95% वस्तुएं, अपने ज़रूरत की चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। उसमें से भी उसके बाद हम लगातार जो है कि पृथ्वी के साथ गलत जो है व्यवहार करते हैं, कहीं न कहीं हम नुकसान करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है।